नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास होने का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। तो समय को वेस्ट नहीं करना, चलना सीधा प्रश्नों की तरफ। और ये भी कमेंट करके लास्ट में बताना कि आप इसमें से कितना कर पाए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? छात्र केंद्रित का मतलब होता है बाल केंद्रित। तो याद करना, जिस ऑप्शन में होगा उसे कभी टच मत करना, डैट मीन्स वो हमेशा गलत होता है। तो ये आपका गलत हो गया। योग्यता के आधार पर किसी को आप डिसाइड मत करो कि ये तेज हैं वो तेज हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। केवल कभी सही नहीं होता है अनुभव, डैट इज़ द पॉइंट। जिस ऑप्शन में आपको अनुभव दिख जाए डैट मीन्स वही ऑप्शन सबसे परफेक्ट है। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर डी। आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ चल देना है। अगला प्रश्न, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? दोस्तों, सबको पता है संवेग क्या है। आपका हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सब कुछ संवेग है। पर ये चीज़ें आप तभी करते हो जब कोई बात आपके संज्ञान में आती है। संज्ञान में बिना कोई बात आए आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए संवेग और संज्ञान भाई बहन हैं। आप कह सकते हो एक दूसरे से जुड़े हैं यानी सन्निहित हैं। तो ये आपके सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो वॉच कर लेना जिससे बाद में पछताना ना पड़े। अगला प्रश्न, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किसके द्वारा अर्जित है? अनुबंधन द्वारा, अवबोधन द्वारा, याद करने पर या फिर प्रबलन पर? ध्यान देना, प्रबलन हो नहीं सकता क्योंकि संरचनावादी जो ढांचा है वो दोस्तों विलियम वुंट का है। किसका है? विलियम वुंट का है। थोड़ा जल्दी जल्दी से आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे हम इसे वीडियो को फिनिश। और अवबोध, याद करना कभी सही होता नहीं है। अनुबंधन पावलाव का है। ये जो आप अवबोध देख रहे हो ना बेटा, अवबोध जिस ऑप्शन में दिख जाए आपको टिक मार देना है। क्योंकि अवबोध ये संस्कृत की पेडागोजी आए, सीडीपी में आए या हिंदी में आए, तुरंत टिक मार देना, यही वाला बिल्कुल सही होगा। अगला ऑप्शन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए उनके खुद के जो विचार हैं उस सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने पर बल दे। तो याद करना, आप अपनी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया याद करना सही हो नहीं सकता। बच्चों के सिद्धांत को अनदेखा करो, ये गलत बात है, दंडित करना गलत है। प्रतिकूल प्रमाण प्रस्तुत करके चुनौती देना, ये बहुत बेहतर होता है। यानी यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर बी। जितने ये आपको छोटे छोटे टिप बता रहा हूँ ना, टिप्स याद रखना, इतना भी कर लिया ना तो 100+ आराम से हो जाओगे। इसलिए चूकना मत, पूरे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या होगा? यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या अधिगम में बच्चों की, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो खैर छोड़िए, ये वाला, अगर आप किसी काम को करने के लिए यानी एक छोटे से भी सवाल को लगाने के लिए बच्चे को टॉफ़ी देने रहे हो, हर बात में आप उसे टॉफ़ी का सहारा दे रहे हो, तो उसके अंदर जो कार्य करने की जो स्वाभाविक चेष्टा है, स्वाभाविक जो क्षमता है कार्य करने का दोस्तों, वो घट जाता है। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर बी। समझ लेना, गड़बड़ नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? याद करना गलत है। स्मरण का मतलब भी रटना ही होता है, बहुत लोग नहीं जानते, ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी की पॉइंट बता रहा हूँ। और अनुबंधन और आवृत्त का मतलब होता है दोस्तों दोहराना, बार बार वही क्रिया करना, इसका मतलब ये भी गलत है। लेकिन जिस ऑप्शन में सक्रिय दिख जाए उससे बेहतर कोई और ऑप्शन होता नहीं। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करें? जी नहीं। अगर बच्चा गलत उत्तर भी कर रहा है तो उसे क्या करिए? उसे समझाइए। डैट मीन्स देखिए, गलत उत्तर भी कर रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करो, अपमानित मत करो। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए मैंने अभी बताया आपको पुरस्कार नहीं देना है। केवल कभी सही होता नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आप देखिए। बच्चे के जो सहज अनुभूत विचार हैं,
जो उसके खुद के स्वयं के विचार हैं उसको दोस्तों क्या करिए, तवज्जो दीजिए, डैट मीन्स उसे महत्व दीजिए। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? दोस्तों मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है मूल आदतें, जो कि विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां आपको बता रखी हैं। तो डैट मीन्स हो गया उसका उत्तर। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, किसने कहा? संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये तीर नीचे बता रहा है कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप दोगे, अगर आपका उत्तर गलत पाया गया तो आपको हम सही उत्तर वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संवेग का संबंध किससे है? दोस्तों संवेग का सीधा सीधा संबंध होता है किससे? संज्ञान से भी होता है, लेकिन यहाँ पे राइट उत्तर होगा भावना, क्योंकि संवेग ही आपकी भावनाएं हैं। समझ रहे हो ना? संज्ञान ठीक है, लेकिन भावना आपका बहुत तगड़ा, यानी इससे बहुत तगड़ा इसका कोरिलेशन होता है। मुस्कुराना, हंसना, चिल्लाना, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके कह सकते हो सहज अनुभूत विचार हैं। तो संवेग यही है। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर ए। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति क्या है? दोस्तों इनमें से जितना है ये सारे नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां हैं। बिना उद्देश्य के भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, वो होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बिना उद्देश्य के आप भ्रमण करते हो। यहीं पर सबसे बड़ी गंदी अवस्था इसी को कहते हैं, इसी को गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी दोस्तों इसी को कहते हैं। समझ रहे हो बात को, क्या मैं कहना चाहता हूँ, है ना? और ये आपका बाल्यावस्था ही वो अवस्था होती है जो जीवन का अनोखा काल होता है, जिसको कहा है कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, कोल एवं ब्रूस ने। एजुकेशन स्टडी पॉइंट हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहा है कि बस उतनी ही बातें आपके सामने रखूँगा जितना पढ़कर आप पास हो जाएं। उतना ही खाना, कहते नहीं, उतना ही खाइए जितना खाकर पाचन हो जाए। तो उतना पढ़ाऊँगा जितना पढ़कर आप पास हो जाएं। दिखावा हमें पसंद नहीं। शैशवावस्था, खैर इसकी बात आगे हो जाएगी। चरित्र आदतों का पुंज है दोस्तों, इसको कहा है सैमुअल इस्माइल ने। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर बी। जबकि जीन पियाजे जानते हो संज्ञानात्मक विकास के जनक, और टॉलमैन ने चिन्ह का सिद्धांत दिया, और स्किनर ने आर्यस थ्योरी दी। व्यक्तित्व के मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मनोलैंगिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और यही मनोलैंगिक की जगह अगर मनोसामाजिक होता, प्रभु ये सारी बातें दिमाग में सेट कर लो, अगर मनोसामाजिक होता तो इसका राइट उत्तर हो जाता है एरिक एरिक्सन। लेकिन ये मनोलैंगिक सिद्धांत कह रहे हैं, तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलिए विकास क्या है दोस्तों? विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो गलत मत करना। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास पहलू आपके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगला प्रश्न अभी आपको हम दिखाने वाले हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दोस्तों दिया था, इसमें से सारे गलत हैं, नहीं सॉरी, बी वाला ऑप्शन फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोसामाजिक विकास के प्रवर्तक तो एरिक एरिक्सन थे। अगला, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे कौन? नॉन चॉम्स्की, जिन्होंने एलएडी दिया, कहीं कहीं पर दोस्तों एलएडी लिखा रहेगा। तो इसी को कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो 3 से 6 वर्ष जहां लिखा हो देख लीजिए, उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जबकि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। कोई समस्या, कोई तकलीफ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अपने मन की व्यथा, जो भी आपको तकलीफ़ हो, कोई समस्या हो, कुछ बात ना समझ आए, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है कि आप लिखिए, आपको हम खुद रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? दोस्तों इसको अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मनुष्य को जो एक बार मिलता है वो विकास होता है, जबकि जो मिलता है अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो वही अभिवृद्धि है। मतलब
मैंने कहा था कि बच्चा अगर बोलना एक बार सीखा है तो बार बार बोलना नहीं सीखेगा, वो हो गया विकास। लेकिन उसकी जो डे बाय डे जो उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है दोस्तों, वृद्धि वो होती है जैसे अगर बच्चे को हाथ एक बार मिला तो हो गया विकास, लेकिन हाथ की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वो उसकी वृद्धि है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से उन गुणों को ग्रहण करते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से ग्रहण किया हुआ है? दोस्तों वो होता है जीव सांख्यिकी का नियम, जिसको दिया था गाल्टन ने। गाल्टन को आप लोग जानते ही होंगे, अरे ये वही गाल्टन थे दोस्त जिनको कहा जाता है सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ये सभी की देन आप कह सकते हो, पर अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो आप जाइएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सर्व शिक्षा अभियान की देन है, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, ये क्या होता है? ये दोस्तों होता है व्यक्तिगत सहानुभूति। कोई व्यक्ति दुखी है और अगर आप उसे सिंपैथी प्रदान कर रहे हो, डैट मीन्स, देखिए अगर कोई दुखी है ना, आप उसकी हेल्प करें या ना करें, लेकिन इतना ज़रूर कह दें कि मैं हूँ ना, ऑफ कोर्स वो इतना खुश होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यकीनन दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो, अगर आप किसी को खुश ना कर सकें तो आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, है ना। तो इस चीज़ का अपने लाइफ में आप ज़रूर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते, उनकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है, उनके अनुभव दोस्तों अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये गलत है, निगेटिव पूछ रहा है। लिंग तो जाहिर बात है, रुचि भी अलग अलग हो सकता है, निर्देशन भी अलग, लेकिन ये जो शाश्वत सत्य है इसमें कोई आप बड़ी बात नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये शाश्वत सत्य, ये इंटरनल सत्य है। तो लिंग में भिन्नता 25 का बी। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी कि भैया जन्म से लेकर पूरा कहाँ तक का, खैर अगर ये भी है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, पूरा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का जो ये संपूर्ण अध्ययन ये आपको दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का बहुत तेज़ी के साथ अध्ययन करना है कि ये इंसान कैसा है, उसकी चारित्रिक गतिविधि, उसकी व्यक्तिगत गतिविधि, उसकी शैक्षिक गतिविधि, तो आप उसका साक्षात्कार करिए। हालांकि साक्षात्कार गलत लिखा है क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, कह इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग गलतियों पर बहुत तेज़ी के साथ ध्यान देते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है, माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है? जाहिर बात है कि तनाव को अगर कम करना है तो लक्ष्य को पाने का रास्ता बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए, लक्ष्य को पाने का रास्ता बदलिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने गांव में जाना है, तो गांव में जाने के कम से कम 10 रास्ते होंगे। अगर एक रास्ते में समस्या आ गई तो दूसरा पकड़िए, दूसरे में आ गए जो तीसरा पकड़िए, पर क्या गांव जाना बंद कर दोगे? नहीं ना। तो लक्ष्यों के पर प्रतिस्थापन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से आयु समूह के लिए एरिक एरिक्सन ने 8 विकास की अवस्थाएं बताई जन्म से लेकर मृत्यु तक? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? अगर स्वलीन है बच्चा तो ये भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पहली बार आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक्स एंड सब्सक्राइब हमारे लिए कितना मायने रखता है शायद ये आप नहीं समझ सकते, पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आप सबका, थैंक यू।